ईच एलिमेंट ऑफ ए के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए बी के अंदर, वो भी कैसी इमेज, यूनिक इमेज। ऐसा नहीं है कि 1 की इमेज ये वाली भी मिल जाए, ठीक है ना। हम ए से बी पे कह रहे हैं ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज ए यूनिक इमेज इन बी, बी में जाके उसका यूनिक आपके पास आंसर होना चाहिए, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता कि 1 की इमेज 2 भी आ गई और कोई सेट में 3 भी बैठा है, 2 इमेज आपने बना ली है, ये सेट में ये अलाउड नहीं है। यहाँ से एक एलिमेंट 2 पे आ सकता है, उसका मतलब ये कि इसका आंसर 2 आया, इसका आंसर भी 2 आया, दैट इज फाइन। मतलब आप यहाँ पे कोई एलिमेंट रखो तो उसका आंसर एक ही आए। अगर आप यहाँ पे कोई एलिमेंट रख रहे हैं तो उसका आंसर सिंगल आना चाहिए। मतलब फॉर ऑल x बिलोंग टू a, सारे x बिलोंग टू a के लिए हमें कोई ना कोई आंसर मिले b के अंदर, इन b, और एक यूनिक आंसर मिले, तो हम क्या कहते हैं, एक फंक्शन फॉर्म हो जाता है। फंक्शन एक ऐसा रूल है, मैपिंग है एक तरीके से a से b पे, और इस तरीके की मैपिंग है कि इसके हर एलिमेंट का आंसर देगी वो भी यूनिक, ये एक फंक्शन होता है। तो जो रेंडम वेरिएबल है, ठीक है, जिसने भी नाम बनाया रेंडम वेरिएबल, इन जर्नल को हम वेरिएबल बोलते हैं जहाँ पे वेरिएशंस होती हैं। हमने वेरिएबल पहले भी किया था जो बहुत सारी अलग अलग वैल्यूज रख पाता है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल का कुछ भी मतलब नहीं है ऐसा, इसको अपने माइंड में सेट कर लो, ये और कुछ नहीं, ये फंक्शन ही कह रहा है, एक रैंडमनेस रखने वाला फंक्शन बनाया है। रैंडमनेस मतलब आपको पॉसिबल आउटकम्स तो पता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या आने वाला है टॉस करने पे जैसे वो नहीं पता हमें, तो रैंडमनेस तो है, एक ऐसा इवेंट हम ले रहे हैं, उससे बेस एक फंक्शन बनाना है हमें, एक फंक्शन बनाना है, मतलब एक ऐसा फंक्शन हमें फॉर्म करने से, एक ऐसा फंक्शन बनाओ जिसकी डोमेन, जो ए सेट था, ए हम डोमेन को बोलते हैं और बी हम को डोमेन को बोलते हैं, तो जिसकी डोमेन क्या रहे, फंक्शन की डोमेन जो रहे वो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स रहे, एक तरीके से सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स रहे, मतलब जो रैंडम इवेंट था उसके जितने भी आउटकम आ रहे हैं उस सेट का नाम दे दो ए, और जहां वो बी पे जा रहा है, बी क्या होगा, सबसेट ऑफ रियल नंबर होगा, यहाँ पे बी कोई भी सबसेट होगा रियल नंबर का। तो एक ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं जिसमें डोमेन तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स रहे और रेंज क्या रहे आपके पास, या कोडोमेन क्या रहे, सबसेट ऑफ रियल नंबर है, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने 2 कॉइन को टॉस किया है, आउटकम क्या क्या आएंगे, 2 कॉइन को टॉस करोगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये भी आउटकम आएंगे, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इसके हर एलिमेंट को हमने मैप करना है किसके साथ, सबसेट ऑफ रियल नंबर के साथ, तो एक ऐसा मुझे फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैंने जो यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया है वो इस तरीके से डिफाइन किया, एक रैंडम वेरिएबल जो मैंने डिफाइन किया, मैं यहाँ फंक्शन नहीं बोलूंगी, इसने नाम दे दिया उस फंक्शन का, उस फंक्शन का नाम क्या है, रैंडम वेरिएबल। तो मैंने जो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया, रैंडम वेरिएबल यहाँ पे हम ले रहे हैं नंबर ऑफ हेड, रैंडम वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉस ऑफ कॉइन, टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन लिख लो यहाँ पे, ये हमने एक फंक्शन असाइन किया इसको, जिसको हम रैंडम वेरिएबल बोल रहे हैं। रैंडम वेरिएबल बोल दिया मतलब डोमेन आपके फिक्स हो चुकी है, एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम है, तो 2 कॉइन जब टॉस करते हो यही पॉसिबल आउटकम आते हैं। अब इसमें आपको कैसे असाइन करना है, ये तो डोमेन हो गई, को डोमेन कैसे आएगी, नंबर ऑफ हेड काउंट करो, फंक्शन हमने ये डिफाइन किया नंबर ऑफ हेड, तो इसमें कितने नंबर ऑफ हेड, 2 है, इसमें कितने नंबर ऑफ हेड है, 1 है, इसमें कितने नंबर ऑफ हेड है, 1 है, और इसमें कितने नंबर ऑफ हेड है, 0। तो ये क्या आ गया, सबसेट ऑफ रियल नंबर ही तो आया, ये 0 1 2 क्या है आपके पास, डिस्क्रीट सेट है, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये जो हमने बनाया है, हर आउटकम के लिए कोरस्पॉन्डिंग रियल नंबर मिल रहा है, सेम इन आउटकम को ओमेगा से अगर शो करूं तो इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स ओमेगा, मतलब एक्स एच एच की वैल्यू है 2, एक्स एच टी की वैल्यू है 1, अंडर एक्स कब क्या डिफाइन था, एक्स था गेटिंग नंबर ऑफ हेड इन 2 टॉस ऑफ कॉइन। समझ रहे हो, समझ आया, यस yes, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने किया कि एक्चुअली में हमने एक स्टार्टिंग में तो सैंपल स्पेस देखा कि जो भी आप रैंडम एक्सपेरिमेंट लिख रहे हो उसका सैंपल स्पेस देखो, फिर उस पर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया,
एक ऐसा फंक्शन डिफाइन किया जिसकी जो कोडोमेन थी वो सबसेट ऑफ रियल नंबर आ रही थी। ठीक है, ऐसा हमने वन डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया। अभी तो हमने सिर्फ वन डायमेंशन का किया। आप बनाने में टू डायमेंशन का भी बना सकते हो। जब फंक्शन की वैल्यू ऑर्डर्ड पेयर में आ रही हो तो टू डायमेंशनल बन जाएगा। जनरली आप एन डायमेंशन में भी बना सकते हो, जिसकी जो रेंज आए, जो आंसर आए वो एन टपल में आ जाए। ऐसे एग्जांपल भी हम देख सकते हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ वन डायमेंशनल का वो अलग बात है। यहाँ पे मैं रैंडम वेरिएबल कुछ ऐसा बना देती कि नंबर ऑफ हेड कोमा नंबर ऑफ टेल, इस तरीके से फंक्शन को साइन दे दो। मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू या ओमेगा की वैल्यू आपको लिखनी क्या है, आंसर लिखना है नंबर ऑफ हेड कॉमा नंबर ऑफ टेल। तो क्या बन गया, नंबर ऑफ हेड 2 थे और इसमें टेल 0 थे, तो 2 0 बन गया इसका आंसर। ऐसे इसका तो नंबर ऑफ हेड 1 है, नंबर ऑफ टेल भी 1 है, तो 1 1 आंसर बन गया। तो हम टू डायमेंशनल भी बना सकते हैं अगर हमने रैंडम वेरिएबल किस तरीके से डिफाइन किया वो डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे रैंडम वेरिएबल वन डायमेंशन वाला डिफाइन किया, तो घबराना मत, आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ वन डायमेंशन वाला ही है, ज्यादा आपको जाने की नीड नहीं है डीप में। ठीक है, जब एन डायमेंशनल तक चले जाते हो तो स्टोकास्टिक प्रोसेस पे हम चले जाते हैं, जो हम सिलेबस जब हम कर रहे होंगे सबसे एंड में जब हम पहुंचेंगे रिलायबिलिटी वाले सेक्शन में, जब हम पहुंचेंगे वहां पे आपका एन डायमेंशनल तक भी जाएगा काम। ठीक है, कुछ लोगों ने तो पढ़ रखा है, एमएससी में इस बार सब्जेक्ट था ये वाला स्टोकास्टिक प्रोसेस वाला, पहले नहीं हुआ करता था, इसी बार फर्स्ट टाइम आया है वाला सब्जेक्ट। लेकिन जिनकी रिसर्च स्टैटिस्टिक्स में चल रही है वो ये जरूर पढ़ते हैं, रिलायबिलिटी में जिनकी रिसर्च है। तो आगे जाके हम पढ़ेंगे एन डायमेंशनल वाला, अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ आप वन डायमेंशनल वाला याद रखिए। तो इसके अंदर हमने किया क्या क्या है, एक सैंपल स्पेस लिया हमने, सबसे पहले हमने क्या लिया, एक सैंपल स्पेस। देन हमने क्या लिया है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास एस के सबसेट है उससे बी सिग्मा फील्ड बना सकते हैं। तो सिग्मा फील्ड आपने म्यूजिक थ्योरी में पढ़ा था, मैं ज्यादा उस तरफ नहीं जाऊंगी, तो इस टॉपिक को हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, आप बुक में भी स्किप कर सकते हो ये प्रोबेबिलिटी वाले पोर्शन तक। ठीक है, सिग्मा फील्ड डिफाइन करना, लेकिन आपको यहाँ पढ़ने की नीड नहीं है। तो जो वीके कपूर की बुक से पढ़ेगा आप इस पोर्शन को स्किप कर सकते हो, जिसमें सिग्मा फील्ड का जिक्र आ जाए आप उसको पोर्शन को स्किप कर सकते हो। कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इतना पढ़ने की नीड नहीं है। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से जरूर पढ़ो कि कैसे बना है, क्या है, मेजर थ्योरीज का लिंक कैसे है। मेजर थ्योरी और प्रोबेबिलिटी थ्योरी आपस में समवट बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, बहुत कुछ इसके अंदर सेम अगर आप देखोगे तो, अगर कनेक्ट करोगे तो। ठीक है, तो आप इस पोर्शन को यहाँ पे छोड़ सकते हो, सिग्मा फील्ड वाला पोर्शन। तो स्टार्ट करते हैं आगे, कि आपको रैंडम वेरिएबल तो समझ आ गया क्या होता है। इसी तरीके से अब रैंडम वेरिएबल के बेसिस पे ही मान लो मैंने, चलो एक क्वेश्चन दे दिया आपको, थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं, आपने पेयर ऑफ डाई टॉस किया है, अ पेयर ऑफ डाइस। अगर डाई को टॉस करोगे क्या क्या सैंपल स्पेस बन सकते हैं वो आप जानते हैं, 1 1 1 2, उसी तरीके से बनते हैं 1 3, 1 से 6 तक लिखोगे, फिर 2 1 2 2 2 6, देन लास्ट 6 1 6 6, ये आपके आउटकम आ जाएंगे। ठीक है, 36 आपके जो आउटकम है वो आ जाएंगे। अब यहाँ पे x आप रैंडम वेरिएबल डिफाइन करना चाह रहे हैं, एक्स रैंडम वेरिएबल कैसे डिफाइन किया जाए, चलो अब आप अपनी तरफ से मुझे एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करके बताओ। मुझे इस गिवन सेट पे एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करना है। अच्छा, हम एक सेट पे कितने सारे रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, सेम डोमेन पे आप कितने फंक्शन डिफाइन कर पाते हो। जनरल क्वेश्चन है, जिसने भी रियल एनालिसिस पढ़ा होगा उसको ये तो पता होगा कि सेम डोमेन पे हम कितने फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। Cardinality of y raised to power cardinality of x. मैंने सिर्फ डोमेन सेम रखी है, सिर्फ आपको डोमेन पता है एक, इसका नहीं पता आपको। हम कह रहे हैं हम कितने फंक्शन बना सकते हैं यहाँ से। फंक्शन बनाने के लिए क्या कुछ नेसेसरी कंडीशन है, ऐसा कुछ है कि यहाँ एलिमेंट ज्यादा ही हो या कम हो, या फिर यहाँ पे कम हो या ज्यादा ही हो फंक्शन बनाने के लिए।
वो तो 1 1 के लिए आ जाएंगे ना। 1 1 के लिए आ जाएंगे। हम सिंपल ये कहना चाहते कितने फंक्शन बना सकते हैं। चलो मैं एक जनरल फंक्शन तुम्हें बना के दिखा देती हूँ। मान लो मैंने डोमेन रख ली आर, रियल से रियल दोनों सेम रख लिया। रियल वैल्यूड फंक्शन ले रहे हैं हम, तो यहाँ तो रियल ही आएगी कोडोमेन। यहाँ पे आपका वेरी कर रहे हैं, यहाँ पे सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं आपके, यही आ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आपके फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। अगर हम 2 पॉइंट टॉस कर रहे हैं आपके फाइनाइट आए हैं। अगर हम ये कहें कि हम रिपीटिशन में जब तक टॉस ही करते जा रहे हैं, टॉस ही करते जा रहे हैं, इनफाइनाइट एक ट्रायल ले लिया हमने, ठीक है, तो वो भी बन सकता है। अगर आप फाइनाइट वाला केस भी ले रहे हैं, तो इस फंक्शन की कार्डिनलिटी कितने है, कितने पॉसिबल होते हैं। जैसे इन्होंने अभी बताया कि कार्डिनलिटी ऑफ दिस इनटू में पावर में कार्डिनलिटी ऑफ दिस, तो आर की कार्डिनलिटी आपकी कॉन्टिनम टाइप हम रखते हैं, जिसने भी रियल पढ़ रखा होगा, और ये रखते हैं फाइनाइट है अगर, तो सी की पावर एन सी ही बन जाएगा। अगर इनफाइनाइट भी सेट है, मान लो इनफाइनाइट में आपका, अगर हम ऐसे सेट पे जो 1 1 मैपिंग या फिर नेचुरल नंबर 1 1 ऑन टू रख रहे हैं, तो सी की पावर अलिफ नॉट आ जाएगा। ठीक है, जो 2 की पावर अलिफ नॉट टाइप भी हो जाता है आपके पास, और भी बढ़ जाता है। तो इन शॉर्ट अगर हम फाइनाइट भी रख रहे हैं, फाइनाइट भी रख रहे हैं, तो भी कितने फंक्शन बने, अनकाउंटेबल फंक्शन बने, अनकाउंटेबल। हमेशा अगर आपके पास डोमेन दे रखी है और कोडोमेन रियल का सबसेट आनी है, या रियल भी आ सकती है, ठीक है, यहाँ पे हमने वेरी करा दिया, यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं लिया, हमने कहा सिर्फ डोमेन थी हमारे पास। यहाँ आपके फ्री चॉइस है, तो इस फ्री चॉइस के अकॉर्डिंग मैं कितने भी फंक्शन एक एक करके रखते हो, मैं अनकाउंटेबल फंक्शन भी बना सकती हूँ। तो इन जनरल अगर ये कहा जाता है कि एक फंक्शन पे कितने रैंडम वेरिएबल डिफाइन हो सकते हैं, एक गिवन सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स पे, सैंपल स्पेस जो गिवन है उसमें इन जनरल कितने फंक्शंस आप डिफाइन कर सकते हैं, कितने रैंडम वेरिएबल्स बना सकते हो, इनफाइनाइट। ठीक है, अनकाउंटेबल, यस मैम। हाँ, अनकाउंटेबल में चले जाएंगे, ध्यान रखना। तो अब इसमें जो हमने बनाया है, इसमें आप कैसे बना रहे हैं, सम से बना रहे हैं। मैंने रैंडम वेरिएबल कह दिया, जो आपने 2 डाइस थ्रो किए थे, उसमें मैंने एक्स जो रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया, वो ये कह दिया कि जो सम आ रहा है उन आउटकम पे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, सम ऑन 2 डाइस, तो इसके अकॉर्डिंग सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स तो हम लिख चुके हैं। ओमेगास की वैल्यू है हमारे पास, एक्स ओमेगा क्या क्या आ सकता है बताओगे? 2 से लेकर 12 तक। ऑब्वियसली बात है, जो जो सम आएगा। अगर मैं बात करूँ पहले एलिमेंट 1 1 की, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 सम आ रहा है। अगर मैं दूसरा एलिमेंट 1 2 की बात करूँ तो सम 3 आ रहा है। तो इस तरीके से हमें ये देखना है क्या क्या आंसर आ सकता है। तो एक्स ओमेगा कौन कौन सा सेट बन सकते हैं, 2 3 4 अप टू 12 तक कोई भी वैल्यू रख सकता है। ये बात समझ रहे हो आप? ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछती हूँ, आगे काम चला रहे हैं, ये तो हमने रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया। हर रैंडम वेरिएबल के कॉरेस्पॉन्डिंग हम प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं। क्या बोला मैंने? हर रैंडम वेरिएबल के कॉरेस्पॉन्डिंग हम प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं। तो अब हम उसी प्रोबेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। अब हम प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं। पिछला एग्जांपल लेते हैं तो बड़ा हो गया आपका, छोटे से लेते हैं फिर बड़े पे आएंगे। हमने कुछ ऐसे डिफाइन किया था कि एक्स आपने हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल ये लिया था, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक्स ओमेगा डिफाइन, सॉरी ये ओमेगा लिया था, एक्स ओमेगा जो आपने डिफाइन किया, एक्स रखा आपने नंबर ऑफ हेड्स, कितने थे, 2 1 1 0, ये डिफाइन किया। तो अब मैं ये कहूं आपको, यहाँ पे कैसे निकालते हैं हम प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की वैल्यू जब आपकी 2 आ रही है, इस तरीके से एक्स इज इक्वल टू जो आपका आंसर आया वो क्या रैंडम वेरिएबल आपने असाइन किया, एक तरीके से हम ये कहना चाह रहे हैं 2, तो कितना आंसर आएगा, 2 कितनी बार आया, एक बार आया, आउट ऑफ 1 2 3 4, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी हमने बताई है 1/4, और x इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड हेड ऑन टॉसिंग 2 पॉइंट, यही तो इसका मतलब, ये इसी की तो मैपिंग है। तो अगर आपसे हेड हेड की मैपिंग पूछ रहा है वो, तो उस केस में मैंने x इज इक्वल टू 2 की निकाल ली, बात एक ही है हमारे पास। हेड हेड की प्रोबेबिलिटी भी क्या रहती है, 4 में से एक केस होता है हेड हेड वाला,
सेम ही आने वाला है। तो हम इसमें कर क्या रहे हैं, काम तो हमारा प्रोबेबिलिटी वाला ही चल रहा है जैसे पीछे चल रहा था, बट हमने इसके अंदर किया क्या, पहले उनको हमने सिंबॉलिक फॉर्म में हम लेके आए, उसका एक फंक्शन बनाया मैप के, उसको रियल नंबर के साथ, काउंटिंग के साथ मैप के, और फिर हमने प्रोबेबिलिटी निकाली। इसका आगे जाके आपको फायदा समझ आएगा। जब हमें कई बार कॉम्प्लिकेटेड सा इवेंट आ जाता है, दो तीन चीजें इकट्ठी निकालनी होती है, मान लो 5 पॉइंट्स आपने 5 ये डाई थ्रो किए हैं, तो कितना बड़ा आउटकम बन जाएगा। तो उन केसेस में ये वाला काम करता है बहुत इजीली, रैंडम वेरिएबल वाला प्रोसीजर। इसलिए रैंडम वेरिएबल को भी आना पड़ा। और बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम ओरिजिनल आउटकम्स को ना लेके हम नंबरिंग से ही देते हैं, कोडिंग बनाते हैं। कोडिंग तो आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो रही है, हर चीज को कोड दे देते हैं। तो ये रैंडम वेरिएबल कुछ वैसा ही है, काफी टाइम से चल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमने जैसे प्रोबेबिलिटी निकाली x इज इक्वल टू 2 की, सिमिलरली आप x इज इक्वल टू 1 की बताओ अब मुझे। 1/2। एक तरीके से 2 बार आया आउट ऑफ 4, 1/2, ठीक है ना, 1/2 हो गया। x इज इक्वल टू 1 मतलब गेटिंग 1 हेड, 1 हेड कब कब आता है, हेड टेल टेल हेड, एक ही तो बात हो गई 2/4। सिमिलरली x इज इक्वल टू 0 की निकाल सकते हो 1/4। तो जो हमने ये प्रोबेबिलिटीज असाइन की है टू देयर रैंडम वेरिएबल्स जो हमारे पास थे, हमारे पास यहाँ पे x ओमेगा 0 1 2 थे, 0 के लिए आपकी 1/4 1/2 1/4, ये प्रोबेबिलिटीज आई हैं x इज इक्वल टू जो भी ओमेगा आपने रखा है इसका। तो इस पूरी टेबल को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके से, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वैसे हम आगे भी डीप में पढ़ेंगे, अभी जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल से बताया कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। जब हम हर रैंडम वेरिएबल्स के लिए प्रोबेबिलिटीज असाइन कर देते हैं तो क्या बन जाता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। एक डिस्ट्रीब्यूशन बन, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने प्रोबेबिलिटीज को अकॉर्डिंग टू द रूल, जो रूल आपको दे रखा था, जो एक्स दे रखा था उसके अकॉर्डिंग। अब सिमिलरली आप निकाल सकते हैं, जब मैंने 2 डाई टॉस किया था तो आपकी x ओमेगा की वैल्यू, x की जो वैल्यू थी वो 2 से 12 तक आई थी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 क्या आएगा, इसका मतलब ये है कि सम 2 आए। तो सम 2 कितनी बार आता है, 2 अगर हम क्रॉस करें, हाँ बोलो, एक ही बार ना, 1 1 पे ही आता है सिर्फ आउट ऑफ 36। तो आप ये वैसे टेबल से भी चेक कर सकते थे कितनी बार आया, वो भी देख सकते हैं। 2 सम, ऐसे 3 सम 1 2 और 2 1 दो से ही आता है 2/36। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज असाइन हो जाएंगी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये आ जाएगा 1/36, 2/36, ये 3/36, 4/36, 5/36। 7 कितनी बार आता है, 6/4 3 2 1 बताया था ना, ये आपको 6/36 कल ही निकाला था हमने। 8 वाला 5 4 देन ये 3 2 1 ये आएगा। ये प्रोबेबिलिटी आ गई x इज इक्वल टू जो ओमेगा आप रख रहे हो उसकी, ये x ओमेगा से आपके पास। अब बात ये है यहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ पे जस्टिफाई भी कर पाओगे अपने आंसर को, कैसे, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज करके देखना 1 आ रही होगी, सबका सम करके देखना 1 आ रही होगी। तो यहाँ पे वही रूल आ रहा है कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज 1 आएंगे। यहाँ पे भी करके देखो, 1/4 प्लस 1/4 1/2 प्लस 1/2 इज 1। हमेशा जब भी आप बना लो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद आप ये चेक कर सकते हो कि जो आपने निकाला है ये सही है या गलत है। जस्ट ये चेक करना है सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज 1 है या नहीं, ठीक है। छोटे छोटे रिजल्ट पढ़ लेते हैं रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड। अगर आपने ये कह दिया x1 और x2 मैंने 2 रैंडम वेरिएबल डिफाइन किए हैं, अब मैंने बताया आपको रैंडम वेरिएबल आप कितने भी डिफाइन कर सकते हो ऑन अ सेम डोमेन, सेम सेट ऑफ आउटकम्स में आप कितने भी रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो। तो मैंने कहा आपने 2 रैंडम वेरिएबल अगर आपने डिफाइन किए हैं, तो अगर आप इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे वो भी अगेन एक रैंडम वेरिएबल बनेगा। तो यहाँ से भी जस्टिफाई हो रहा है कि अगर एक रैंडम वेरिएबल आपको मिल गया है तो उसके सारे मल्टीपल C बिलोंग टू R, रियल नंबर से हमने कर दिया, कितने रियल नंबर होते हैं अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल रैंडम वेरिएबल बन जाएंगे। तो यहाँ से भी जस्टिफाई हो रहा है कि अगर आप किसी रैंडम वेरिएबल को किन्हीं यानी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं वो भी अगेन एक रैंडम वेरिएबल ही बनता है। ऐसे ही अगर आप इनके एडिशन करोगे वो भी एक रैंडम वेरिएबल बनेगा, सब्ट्रैक्शन भी रैंडम वेरिएबल बनेगा, इवन इनका कॉम्बिनेशन C1 X1 C2 X2
लीनियर कॉम्बिनेशन, ये भी एक रैंडम वेरिएबल ही बनेगा फॉर सम कांस्टेंट C1 एंड C। तो ऐसे 4 ऑप्शन आ सकते हैं आपके पास कि प्रोडक्ट रैंडम वेरिएबल बनती है, एडिशन बनती है, ठीक है, ये सब आ सकते हैं आपके पास। अब दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि आपने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस कर लिया, इनटू वाला भी कर लिया, इवन ये भी रैंडम वेरिएबल बनेगा, मल्टीप्लाई वाला भी। बात बची डिवीजन वाली। तो डिवीजन वाला तब रैंडम वेरिएबल बनेगा आपका अगर किसी की प्रोबेबिलिटी जीरो ना हो, मतलब किसी का आंसर जीरो ना हो। जैसे आपने पीछे नंबर ऑफ हेड काउंट किए थे, नंबर ऑफ हेड में टेल टेल वाले पे जीरो आएगा, टेल टेल वाले पे जीरो आएगा, तो आप वहां से 1/x ओमेगा नहीं बना सकते। जो आपने नंबर ऑफ हेड बनाया था, तो 1 बाय नंबर ऑफ हेड इज नॉट अ रैंडम वेरिएबल, क्योंकि वहां पे एक आउटकम ऐसा था जिसपे आंसर जीरो आ गया था। तो अगर एक पे भी जीरो आ जाता है तो आप नहीं बना सकते। मतलब अगर आपको x एक रैंडम वेरिएबल दे रखा है, तो जो 1/x होता है ये रैंडम वेरिएबल तभी बनेगा इफ x ओमेगा इज इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो। हम ये कह सकते हैं ये जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी हम कहेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं कह सकते आप। तो उस केस के अंदर आपका 1/x ओमेगा इन्फिनिटी डिफाइन हो जाएगा, ये हम कह सकते हैं। तो अगर ऑप्शन में ये आता तो हम ये कह सकते हैं कि उस केस में 1/x ओमेगा को इन्फिनिटी लिख सकते हैं। इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी टाइम, अब आपने कह दिया 1/हेड, कुछ लॉजिक तो नहीं बना यहाँ पे, ठीक है, कुछ लॉजिक नहीं बना। ये हमने बताया है कि 1/x को हम तब बोल सकते हैं x अगर आप नॉन जीरो ले लो तो। तो ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, बस ये ध्यान रखो कि डिवाइड वाला केस हमने नहीं किया स्पेशली। एक टर्म और आती है आपके पास कि दो रैंडम वेरिएबल्स का मैक्सिमम भी ले सकते हैं। एक्चुअली में मैक्सिमम लिया कैसे जाता है, अगर हम बात करें 1/x, देखो रैंडम वेरिएबल हम बना सकते हैं। अगर x ओमेगा अगर आप जीरो ले रहे हो तो 1/x को आपको इन्फिनिटी लेना पड़ेगा, इस स्टेप को मत भूलना। साथ में ये भी लिखा होना चाहिए, तब आप कहोगे यस इट इज अ रैंडम वेरिएबल। अगर इसने ये नहीं लिखा है वेयर 1/x इज इन्फिनिटी, तो आप नहीं कह सकते रैंडम वेरिएबल, तो आप उस ऑप्शन को टिक नहीं कर सकते हैं। तो आप क्रॉस करके आओगे जब तक इसके साथ ये ना लिखा है x प्लस ओमेगा। तो x प्लस ओमेगा लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुमने कुछ गलत दिया, गलत ये भी नहीं है, ये भी एक नोटेशन होती है x प्लस वाली। इसका मीनिंग होता है कि अगर x ओमेगा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो जीरो को लिख दो, अगर x ओमेगा की वैल्यू पॉजिटिव है तो x ओमेगा को रख दो। मतलब इसका मैक्सिमम लेना है, एक तरीके से मैक्सिमम लेना है। मैक्सिमम मतलब अगर ये नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम अपने आप जीरो आ जाएगा, ठीक है ना, और अगर ये पॉजिटिव होगा तो ऑटोमेटिकली मैक्सिमम यही है। वही बात हमने बोली है कि जीरो और एक्स ओमेगा में जो भी मैक्सिमम होगा वो आंसर लिखो, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये आपको बात सिर्फ लिख के जीरो के साथ ही लेना है मैम। जीरो भी आ सकते हैं, इक्वल टू जीरो भी आ सकते हैं, तो मतलब जीरो ही ऐसे आ जो जाएगा। आपने ये दो सेट लिख दिए, तो मतलब या तो ऐसे होता हो कि भाई इवेंट्स में जो सबसे मैक्सिमम हो सारे इवेंट्स के अंदर, एक ऐसे हो कि भाई आवाज जीरो के क्लियर नहीं, साथ ही लेना। मैम दोबारा। हाँ, मैक्सिमम जीरो और एक्स ओमेगा का लेना है या फिर जो वैल्यूज आएंगी उनमें से मैक्सिमम लेना है? वैल्यू वाइज ही ना। ओमेगा क्या है, ओमेगा जब भी मैं साथ में लिख रहा हूँ, ओमेगा एक एक करके रख रहे हैं। इट मीन्स ये है कि ओमेगा को अगर हमने जीरो रखा तो यहाँ पे भी ये बन गया मैक्सिमम ऑफ जीरो एक्स जीरो, जो भी इसका आंसर आ रहा है उसमें से मैक्सिमम वो एक्स प्लस जीरो की वैल्यू के आंसर आ गए, ठीक है। इस तरीके से हम बोल रहे हैं ये सब चीजें एलिमेंट वाइज। सिंपल मैंने एक्स प्लस नहीं लिखा, अगर मैं एक्स प्लस लिखती तो आप पूरे में से मैक्सिमम देखते हैं। यहाँ हमने साथ में ओमेगा लिखने का मतलब यही है कि एलिमेंट वाइज चल रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट रुक जाओ, जैसे आपने आउटकम्स लिखे थे, अब मैं कहूं मैंने सेट ये वाला दिया, इसके आउटकम लिखने हैं 0 -1 और 1 -1, ये सेट दे दिया रेंडमली मैंने ऐसे ही कि आपने इनका कॉम्बिनेशन किया है। एक में आपके पास आउटकम थे 0 और -1। कोई भी एक इवेंट ऐसे जर्नल मैंने कहा है कि आपने एक ऐसा बना रखे, दो चिट्स बना रखे मान लो,
एक चिट पे 0 लिखा हुआ है, एक चिट पे -1 लिखा हुआ है, ठीक है। और इधर भी चलो 0 और -1 ले लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मतलब पहली बार में भी आपने इन्हीं चिट्स में से उठाया था 0 और -1 से, दूसरी बार में भी आपने 0 और -1 वाली चिट्स में से ही उठाया। तो क्या क्या आउटकम आ सकते हैं? हो सकता है दोनों पे 0 आ जाए, हो सकता है एक पे 0 एक पे -1 आए, हो सकता है पहली पे -1 दूसरी पे 0 या दोनों पे ही -1 आ जाए, ऐसा केस भी हो सकता है। तो इस केस के अंदर सेट ऑफ आउटकम्स आपके पास ये बने। अब मैं अगर ये डिफाइन कर दूं सम ऑफ दीज आउटकम्स, मेरा रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल मैंने ये डिफाइन कर दिया। इट मींस जो सैंपल स्पेस था आपके ओमेगा की वैल्यू थी 0 0, नेक्स्ट 0 -1, नेक्स्ट -1 0, नेक्स्ट -1 -1 ये ओमेगा की वैल्यू थी आपके पास। जब मैं इनके लिए x निकालूंगी, x ऑफ ओमेगा मतलब सम ऑफ दीज आउटकम, क्या आएगा? 0 -1 -1 -2। सम करना एलिमेंट्स का जो आए हैं आपके, ठीक है। अब ये तो x ओमेगा आ गया, दैट इज अ रैंडम वेरिएबल, हमने बोला ये। अब मैंने कहा यहां से x प्लस ओमेगा निकालो। तो x प्लस ओमेगा का मतलब क्या है? 0 और जो ये आंसर है इसमें जो भी मैक्सिमम है वो लिखो। यहाँ 0 मैक्सिमम है, इधर भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 और मैक्सिमम -1 में 0 आता है। ऐसे 0 और -2 में मैक्सिमम 0। तो यहाँ पे x प्लस डिफाइन हुआ है आपका 0 ऑल ओवर, ठीक है। अगर यही मैं यहाँ -1 और पे -2 में भी ले सकते हैं मैम। इनमें से नहीं लेना हाईएस्ट -1 -1, नो नो नो, आपको x प्लस जो बनाना है वो 0 और x ओमेगा जो इस पे वैल्यू आ रही है उसका मैक्सिमम लेना है, आइदर 0 आइदर x ओमेगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं x ऑफ 0 -1 पे। तो 0 -1 पे आपका आंसर आया हुआ है -1, ये -1 आया हुआ है और ये 0। तो इनका मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या आएगा? 0 आएगा। तो इस आउटकम के लिए जो मैक्सिमम आया है दैट इज 0। कपिल कंफ्यूजन हो गई? नो मैम, हो गया ना क्लियर? जरूरी नहीं कि सारे सेम ही आए, वो तो हमारा केस ऐसा हो गया सारे सेम हो गए। केस हम ये वाला भी ले सकते थे कि पहली बार आपने चिट्स जो उठाई है वो 0 और -1 वाली चिट्स बना रखी थी, और जो सेकंड टाइम आप उठा रहे हो उसमें जो चिट्स हैं वो 0 और से 2 वाली है, ये चिट्स है। तो आउटकम बनेगा 0 0 0 -1 2 0 2 -1, ये आउटकम बन गए। सम निकालोगे 0 -1 2 1, ये सम आ गया एक्स ओमेगा जो बना। अब x प्लस ओमेगा निकालना मतलब 0 और इनका मैक्सिमम, यहाँ 0 यहाँ इसका मैक्सिमम 0, 2 और 0 में मैक्सिमम 2, 0 और 1 में मैक्सिमम 1। x पॉजिटिव इस तरीके का भी आ सकता है। बस जो मैंने बात बोली x पॉजिटिव हमेशा आपका ग्रेटर इक्वल टू 0 आएगा फॉर ऑल ओमेगा, जैसे आप देख ही रहे हैं। पॉजिटिव बना रहा है वो नेगेटिव वाले में होगा तो मैक्सिमम 0 लिख देगा, अगर पॉजिटिव होगा तो आंसर वही पॉजिटिव नंबर लिख देगा, क्योंकि 0 उसमें फिर छोटा हो जाएगा। अगर दोनों ही 0 है तो आंसर 0 लिख देगा। सभी को क्लियर हो रहा है x प्लस कैसे निकाल रहे हैं? यस मैम। चलो फिर सेम एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल हम यही वाला उठा लेते हैं दोबारा से। यहाँ पे हमने लिया था 0 -1, फर्स्ट टाइम जो हमने चिट्स उठाई है उसमें से, सेकंड टाइम जो हमने चिट्स बनाई और उसमें से उठाया, दैट इज क्या लिया था हमने? 0 और 2, है ना। तो अब की बार आपको सेम मैंने इवेंट दिया x सम, जो सम आ रहा है इन आउटकम्स का, वही आपको निकालना है x नेगेटिव। नेगेटिव निकाल, तो नेगेटिव कैसे निकाला जाता है? मिनिमम लेते हैं, जो भी मिनिमम होगा x ओमेगा और 0 का, मतलब नेगेटिव है तो आंसर यही मिनिमम बनेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो आंसर क्या बन जाएगा? 0। लेकिन जो आंसर आएगा उसके बाहर आपको माइनस भी लगाना है, जो आंसर आएगा उसके बाहर माइनस भी लगाना है। तो सेम आउटकम के लिए अगर हम निकालें, बताइए अब सम क्या बनेगा? पहले तो ये बताओ क्या वैल्यू ले 0 सकते हैं? -1 -2। 0 0 के लिए 0, इसके लिए -1, इसके लिए 2, इसके लिए 1। तो एक्स नेगेटिव निकालो। अब क्या करना है? मिनिमम लेना है 0 और एक्स ओमेगा का। तो ये एक्स ओमेगा है, 0 और 0 का मिनिमम 0 ही आएगा, और 0 का अगर नेगेटिव साइन लगाओगे तो भी 0 ही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा।
-1 और 0 का लो, अब क्या आ जाएगा आपके पास? -1 आएगा मिनिमम, और फिर एक और माइनस बाहर लगाना है तो आंसर आ गया 1। आपके पास आंसर क्या है? 1 आया है। ये बताओ अब 0 और 2 का मिनिमम 0, और आगे साइन लगाना है माइनस का, तो 0 के आगे माइनस लगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली यहाँ पे भी 0 यहाँ से, तो आपकी बार आंसर 0 1 0 0 आया है, और x प्लस में आपका आया था 0 0 2 1। तो दोनों ही आंसर बिल्कुल डिफरेंट आए हैं आपके यहाँ पे। ठीक है, तो ये मत सोचना कि सेम आ जाएंगे। इसको भी हम रैंडम वेरिएबल बोलेंगे, एक्स नेगेटिव को भी। एक्स पॉजिटिव भी एक रैंडम वेरिएबल है, एक्स नेगेटिव भी एक रैंडम वेरिएबल है। और इवन मॉड ऑफ एक्स, मॉड कैसे निकालते हैं? सिंपली मॉड लेना है, वो भी एक रैंडम वेरिएबल होता है, वो इनसे भी अलग ही आएगा। देखो 0 1 2 1 ये आ गया। तो जो मॉड ऑफ एक्स होता है वो कहीं ना कहीं एक्स प्लस और एक्स नेगेटिव का सम होता है। ये मैं आपको बता दूं, जो भी मोड ऑफ एक्स आएगा वो इन दोनों का सम आएगा, वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, या वेरीफाई भी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना है बस आपको। इवन इनका डिफरेंस भी अगर आप निकालोगे, चलो वो आपके लिए होमवर्क हो गया, क्या वो भी मोड एक्स आएगा? एक और एग्जांपल अपनी तरफ से लेके चेक करके देखना। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया। तो x प्लस एक्स नेगेटिव मॉड ऑफ x, ये तीनों रैंडम वेरिएबल बनते हैं अगर x रैंडम वेरिएबल है तो। क्लियर है ये बात? यस मैम। चलिए, ये हमने एक सिंगल रैंडम वेरिएबल से x प्लस और x नेगेटिव निकाला। अब हम कह रहे हैं आपको दो रैंडम वेरिएबल दे दिए जाएं, तो उनका मैक्सिमम, दोनों रैंडम वेरिएबल का जो भी मैक्सिमम होगा वो भी एक रैंडम वेरिएबल बनेगा, और जो दोनों रैंडम वेरिएबल का मिनिमम होगा वो भी एक रैंडम वेरिएबल बनेगा। मिनिमम कैसे निकालना है भाई? एलिमेंट वाइज ही, कंफ्यूज मत होना, इसमें एलिमेंट वाइज ही सारा काम चलेगा। ऑल ओवर मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं करना है आपको। साथ साथ अगर हम ये दे दें है कि अगर आपको कोई रैंडम वेरिएबल दे दिया जाए, ठीक है, और उसकी कंपोजिशन आप एक फंक्शन के साथ कर दो, और ऐसे फंक्शन के साथ करो जो फंक्शन या तो कॉन्टिन्यूअस हो या इंक्रीजिंग हो, या फिर मैं इवन एक और चीज ऐड कर देती, बाउंडेड वेरिएशन। चाहे आपने शायद ये पढ़ा नहीं होगा अभी इतना, बाउंडेड वेरिएशन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। इन तीनों में से कोई भी दे रखा है और आपने उस फंक्शन को अप्लाई कर दिया रैंडम वेरिएबल के ऊपर, कंपोजिशन कर दी है, तो वो भी एक रैंडम वेरिएबल ही बनेगा अगर एक्स रैंडम वेरिएबल था तो। जैसे कि चलो एक एग्जांपल पे थोड़ा सा सोचने की देखते हैं अगर हो सकता है तो। एक्स आपने नंबर ऑफ हेड्स लिए हैं, सेम क्वेश्चन ले रही हूं मैं, एक्स आपका 0 1 2 ये था, है ना। अब हमने कहा है कि एक फंक्शन और अप्लाई कर दें, क्या बोला है? एफ ऑफ एक्स, ये भी रैंडम वेरिएबल बनेगा। अब वो कैसा फंक्शन अप्लाई करो? अब आप चाहे साइन एक्स की बात करो, यहाँ पे ये भी एक रैंडम वेरिएबल है। साइन एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है ना। एक्स स्क्वायर की बात ले लो, एक्स स्क्वायर में जब आप एक्स पुट करेंगे एक्स की जगह पे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, ठीक है ना। जनरली बस हम एक फंक्शन की बात कर रहे हैं जिसका रैंडम वेरिएबल एक्स वाला रखा जाए, जो डोमेन है वो ये रैंडम वेरिएबल बना दी जाए। मतलब वो उस फंक्शन में, जैसे साइन एक्स तो आप पूरा आर से आर लेते हैं, इसमें मैं साइन एक्स आर से आर नहीं ले रही। अब एक्स की जो डोमेन है वो 0 1 2 बन गई, तो साइन 0 साइन 1 और साइन 2, ये कह रहे हैं ये भी एक रैंडम वेरिएबल है, जो ये तीन वैल्यू वही है ना मैम, ये जो कंटिन्यूस फंक्शन होता है वो प्रॉपर्टी को प्रिजर्व रखता है डोमेन वाली। क्या दोबारा बोलना? कंटिन्यूस फंक्शन प्रॉपर्टी को प्रिजर्व रखता है डोमेन वाले हाँ, को। यही कह रहे हैं कि वो पहले रैंडम वेरिएबल था, तो अगर हमने कॉन्टिन्यूअस फंक्शन उस पर अप्लाई कर दिया वही डोमेन रखते हुए, सेम डोमेन, जो रैंडम वेरिएबल आया उसको डोमेन बनाया हमने, तो वो भी एक अनदर रैंडम वेरिएबल ही बनेगा। नाउ दिस इज आल्सो अ रैंडम वेरिएबल, sin 0 sin 1 sin 2 इज अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। या फिर हम इंक्रीजिंग फंक्शन रख दे, कोई भी इंक्रीजिंग, मतलब जो जैसे जैसे आप x को y से बड़ा लोगे या x लेस देन y लोगे, तो फंक्शन में पुट करने पे
वैल्यू भी इंक्रीज ही होती रहे। मतलब आप ग्राफ पे अगर देखें तो आपका हाथ लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ता रहे, इंक्रीजिंग वे में जाता रहे, नीचे ना आना पड़े आपको पेन उठा के वापस। यहां से भी चल रहे तो भी ऊपर 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 ही जाओ। जैसे ही नीचे आए आप कांस्टेंट भी रख सकते हो नो डाउट, लेकिन नीचे नहीं आना चाहिए किसी भी स्टेप पे, तभी हम उसको इंक्रीजिंग करेंगे। लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हो, डिक्रीजिंग उल्टा हो जाएगा। मतलब हर एक्स और वाई की वैल्यू के लिए, जैसे एक्स और वाई है, एक्स पे आंसर जो था वाई पे जो आंसर है वाई पे बड़ा हो गया उससे। तो जैसे जैसे वाई बड़ा हो रहा है तो फंक्शन की वैल्यू भी पिछले वाले से बड़ी होती जानी चाहिए। फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीजिंग वे में बढ़ती रहे जैसे जैसे पॉइंट्स बढ़ रहे हैं, जैसे डोमेन बढ़े, जो आंसर आ रहा है, रेंज आ रही है, वो भी बढ़ती जाए। ऐसे फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप इंक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई कर रहे हो, मतलब पेपर में अगर आपको ये कह दिया जाए कि x इज अ रैंडम वेरिएबल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैंडम वेरिएबल, आपको ऑप्शन दे दिया जाए। ठीक है, कैसे कैसे ऑप्शन दे दिए जाए, मान लो मैं एक क्वेश्चन बना रही हूँ, इफ x is a random variable then which of the following is random variable। तो मैंने ऑप्शन दे दिया, फर्स्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, सेकंड मैंने दे दिया मॉडुलस फंक्शन ऑफ x, थर्ड मैंने जो आपको दिया है इसके अंदर, ये कौन सा फंक्शन है जानते हो? फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, x में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस कर देते हैं, ये वही फंक्शन है। और एक फंक्शन और ले लेते हैं, चलो साइन 1/x। साइन 1/x, बताओ क्या आंसर आएगा? एक तो मैंने साफ साफ बोला था कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा रैंडम वेरिएबल बनता है, अभी तो बताया, x पॉजिटिव लो, x नेगेटिव लो, मॉडुलस फंक्शन लो, ये सारे रैंडम वेरिएबल बनते हैं अगर x रैंडम वेरिएबल है तो। एक सेकंड तो मुझे रैंडम वेरिएबल साफ ही दिख रहा है। ठीक है, मैंने कहा इंक्रीजिंग फंक्शन हो, डिक्रीजिंग पे हम बात नहीं कर रहे हैं, इंक्रीजिंग होना चाहिए, डिक्रीजिंग नहीं कह रहे हैं। जो कपिल तुम्हारा क्वेश्चन है मोनोटोनिक नहीं, सिर्फ इंक्रीजिंग या फिर कॉन्टिन्यूस या बाउंडेड वेरिएशन वाला फंक्शन। अगर ये आप x पे अप्लाई कर रहे हैं, x उसकी डोमेन बना रहे हैं, तो आप उन फंक्शन को रैंडम वेरिएबल बोल सकते हैं। तो एक तो चलो मैंने डायरेक्ट आंसर हिट किया जो हमने बताया ही था। अब बात आती है साइन 1/x क्यों काटा। देखो साइन 1/x जहां तक मैं बात करूं एक मोनोटोनिक तो नहीं है, क्योंकि हर पीरियड के बाद ये वैल्यूज समवट कुछ इस तरीके से चलता है ना। अगर आपको याद हो साइन x का भी अगर आपको फंक्शन याद हो, तो साइन x ही नहीं बन रहा आपका इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग वाली बात तो गई साइन 1/x में। अब कॉन्टिन्यूटी वाली बात करते हैं। एक फंक्शन आप कॉन्टिन्यूस तभी कह सकते हैं, पहले तो लिमिट तो एग्जिस्ट करें। यहाँ पे देखो अगर x 0 होगा तो साइन इंफिनिटी बन रहा है, विच डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस, देखो कॉन्टिन्यूस साइन 1/x को अगर मैं बोल भी दूं यहाँ पे, आप खुद बताइए क्या हम कॉन्टिन्यूस बोल सकते हैं ऑन होल डोमेन? अगर हम जो भी रखें, डोमेन की बात चल रही है यहाँ पे, एक्स रैंडम वेरिएबल ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें 0 आ रहा हो। यहाँ पे मैंने एक्स को स्पेसिफाई नहीं किया कि 0 नहीं ले सकते हम या ले सकते हैं, तो मैं इस ऑप्शन को कट करूंगी जब तक वो एक्स के बारे में ना बताए कि रैंडम वेरिएबल कहाँ से कहाँ तक है। अगर रैंडम वेरिएबल आपका ऐसा होता कि जिसका आंसर 0 ना आ रहा हो, तो मैं इसको टिक कर देती, तो ये कॉन्टिन्यूस बन जाता। लेकिन हम पूरे अगर आर पे बात कर रहे हैं, इन जनरल बात कर रहे हैं, सबसेट ऑफ रियल नंबर को अगर हम आर ही मान ले, अगर कुछ ना दे तो आर मानो और इसको कर दो कैंसिल, क्योंकि 0 पे ये डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अगर हम बात करें, कैसा होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? 0 पे तो आंसर 0, अगर मैं कोई नंबर 0 से 1 के बीच का लूं, 0.8 ले लिया, तो क्या आंसर आएगा? क्या था 0.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर? 0 ही आता है। मतलब 1 से छोटा अगर मैं कोई भी नंबर ले रही हूँ 0 और 1 के बीच में, तो उसका आंसर आपका यही आने वाला है, 0 ही। 0 लाइन पे ही बैठा रहेगा पूरा का पूरा। ठीक है, लेकिन अगर मैं 1 पे बात करूं,
तो 1 पे आंसर ये 1 दे जाएगा, 1 पे कितना आंसर दे जाएगा 1। तो मैं 1 पे पहुंचूंगी तो ये 1 के पास पहुंच चुके हैं, 1 पे 1 आंसर आ गया। फिर 1 से 2 तक वाले में आंसर ये 1 ही देगा, तो लाइन 1 पे पूरा y की वैल्यू रख देगा। लेकिन 2 की तरफ से ये आंसर क्या देगा आपको, 2 पे ले जाएगा। तो इस तरीके से बढ़ता जाएगा ऐसे नीचे की तरफ। अगर मैं कोई भी नेगेटिव नंबर ले रही हूँ, -0.8 लिया, तो उसका आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। तो 0 को छोड़ के, 0 का आंसर तो 0 था, लेकिन 0 से जस्ट इधर आते ही, मतलब यहां से तो ओपन, और इधर आपको पूरा आंसर -1 पे -1 ही देगा। फिर -1 से 2 के लिए आंसर आपका स्टार्ट होगा, यहां से तो ओपन -2 तक जाएगा। तो इस तरीके से आपका ग्राफ चल रहा है। तो अगर मैं इस ग्राफ को देखूं, लेफ्ट से अगर हम स्टार्ट करें, तो लेफ्ट से स्टार्ट करते हुए ऊपर, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर, और ऊपर, किसी भी टाइम में नीचे नहीं आया है। तो क्या हम इस फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन कह सकते हैं? यस। यस, बिल्कुल। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वो होता है जो कांस्टेंट भी ना रहे। अब इसमें कुछ कुछ वैल्यू पे कांस्टेंट रहे, जैसे 0 से 1 पे हर जगह पे 0 आंसर दे रहे। तो मैंने स्ट्रिक्टली की बात नहीं की है, इंक्रीजिंग फंक्शन की बात की है। तो ये भी एक क्या बन गया आपके पास, रैंडम वेरिएबल बन गया है। तो मैंने आपको ऐसा नहीं दिया कि एक सिंगल चॉइस वाला ही आंसर है, तो ये भी रैंडम वेरिएबल बन गया। अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाद इसकी बात करें, ये क्या है फंक्शन आपका, फ्रैक्शनल पार्ट फ्रैक्शनल होगा। पार्ट। मतलब अगर आप कोई भी नंबर ले रहे हैं, से 1.3, तो आंसर आएगा 0.3 से, जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा। अगर मैं ले रही हूँ 2.8, तो आंसर आएगा 0.8। एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, उसी नंबर में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस करना है। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस करोगे, आंसर 0.8 ही तो आएगा। अच्छा, इसका आंसर बताओ क्या आएगा, इसका फ्रैक्शनल पार्ट बताओ क्या आएगा, -1.3 का। क्या करना है, इसी नंबर में से इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस करो। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस कितना आएगा, -2। -2। तो -2 हो गया +2, आंसर आ गया 0.7। तो इस केस में जब नेगेटिव नंबर है तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, जो भी यहाँ आ रहा है उसको 1 में से माइनस करो। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसका ग्राफ और बना लेते हैं, ये इंक्रीजिंग या फिर कॉन्टिन्यूस, कुछ ऐसा तो नहीं है तो जिससे हमें लगे कि ये हमारा रैंडम वेरिएबल बन जाए। देखो, अगर मैं कोई भी नंबर लूंगी, से मैंने 0 लिया तो आंसर 0 ही है, 0.1 लिया तो आंसर 0.1 ही आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट उसमें सेम ही है। 0.2 पे 0.2, मतलब 0 से 1 तक तो आंसर वही आने वाले, 1 तक। 1 पे तो 1 पे आंसर क्या आएगा, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट हो जाता है 0, 1.0 हो जाएगा। तो 1 पे वापस 0 की तरफ आया एक तरीके से। फिर 1.2 लूंगी तो 0.2 आंसर देगा, तो मतलब अगेन ही इस तरीके से बढ़ने लगेगा। 2 पे आके वापस 0 पे आया, फिर 0 से आगे। एक्चुअली में जो फ्रैक्शनल पार्ट आता है वो 0 से लेकर 1 ओपन तक जाता है। हमेशा जो आंसर आता है सिर्फ पॉइंट डेसिमल वाला आंसर आएगा। डेसिमल में नंबर आपके 0 से स्टार्ट होकर 0.999999 यहाँ तक जा सकता है, 1 कभी नहीं आएगा, है ना। तो इस तरीके से आपका आ रहा है। तो आप इस फंक्शन को क्या इंक्रीजिंग बोल सकते हैं? नो इज मैम। इट इंक्रीजिंग फंक्शन? नहीं ना। आप लेफ्ट से चलो चल भी लो, नीचे में मैंने बनाया ही नहीं, इस साइड भी ऐसा ही बनेगा। तो अगर मैं चल भी लूं लेफ्ट से तो जस्ट यहाँ तक आई, फिर ब्रेक आके नीचे आ रही हूँ, मेरे हाथ नीचे आ गए, फिर ऊपर गई, फिर ब्रेक आके नीचे आ रही, तो इंक्रीजिंग नहीं। क्या ये कॉन्टिन्यूस है? कॉन्टिन्यूस भी नहीं कह सकते, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूटी के लिए ब्रेक नहीं होना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ रही है। थर्ड थिंग और मैंने एक बताई थी, बाउंडेड वेरिएशन। तो बाउंडेड वेरिएशन ऑन बाउंडेड इंटरवल बोले इसमें, एवरी फाइनाइट इंटरवल पे बाउंडेड वेरिएशन हो। तो बाउंडेड वेरिएशन हम किसी भी फंक्शन को कब बोलते हैं, क्या किसी ने पढ़ा हुआ है इस चीज को? एक्चुअली में बाउंडेड वेरिएशन क्या होता है कि फंक्शन में कितना जंप आया, एक तरीके से। मान लो मैं निकालना चाह रही हूँ बाउंडेड वेरिएशन ऑन 0 to 2, 0 से लेकर मैं 2 तक निकालना चाह रही हूँ। हम ये नहीं चाह रहे कितना जंप आया है, कितना फंक्शंस की वैल्यू में
जैसे एफ ऑफ 0 पे बात करो, 0 था, फिर 0 से कॉन्टिन्यूटी में गया, इसने इतना एरिया कवर कर लिया 1 वाला, 0 से 1 पे इसने कितना कवर कर लिया, 0 से 1 तक 1 कवर कर लिया, फिर आगे 1 से 2 तक और चले तो दोबारा इसने इतना ही एरिया और कवर किया वाई एक्सिस पे 1 का ही, तो +1, तो आंसर आ गया 2। तो अब ऐसे कोई भी इंटरवल ले लो फाइनाइट, आंसर आपका क्या आने वाला है, हर बार 1 1 1 1 1 ऐड हो जाएगा एक एक के डिस्टेंस पे, तो हमेशा आंसर आपका बाउंडेड ही आने वाला है। और जब भी आंसर बाउंडेड आएगा इट मींस वो क्या बन जाएगी, बाउंडेड वेरिएशन बन जाएगी। जब आप वाई एक्सिस पे उसकी लेंथ मेजर कर पा रहे हैं, कितना उसने जंप किया उस इंटरवल के अंदर, वो हमें देखना होता है। हमेशा पॉजिटिव रहता है, मॉडुलस लेते हैं हम। मान लो अगर ये नीचे की तरफ भी ग्राफ बनता है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर में था, तो इतना जंप आता है मान लो, तो आप ये नहीं गिनोगे इसको -1 +1 0, ऐसा नहीं गिनना, पॉजिटिव 1 +1, टोटल 2 डिस्टेंस उसने कवर किया। तो डिस्टेंस कवर्ड देखते हैं हम पॉइंट्स के वैल्यू के बीच में। तो ये बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन बना है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, इस वजह से ये रैंडम वेरिएबल बन गया। कॉन्टिन्यूअस नहीं था, इंक्रीजिंग नहीं था, लेकिन ये बाउंडेड वेरिएशन था। तो मैं अगेन कह रही हूँ, थोड़ा सा डीप में इसके लिए जाना पड़ता है हमें रैंडम वेरिएबल चेक करने के लिए। अगर आपको कॉन्टिन्यूअस, इंक्रीजिंग और बाउंडेड वेरिएशन क्लियर है तो ही आप चेक कर पाओगे। अगर जिसने रियल नहीं पढ़ा है, ये टर्म्स क्लियर नहीं है, तो आपको जस्ट कुछ मेन फंक्शंस को याद रखो बस। मॉडुलस फंक्शन है, रैंडम वेरिएबल बनेगा, x प्लस बनेगा, x नेगेटिव बनेगा, कॉन्टिन्यूअस जो सिंपल फंक्शन है उनको याद रखो। इंक्रीजिंग आपको ग्राफ से देखने में पता चल जाएगा, जैसे मैंने बताया। दिक्कत है तो सिर्फ बाउंडेड वेरिएशन में, वो भी आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा रीड करो खुद से एक बार।